सो हम सभी के हिस्ट्री के बुक में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि जो कोल्ड वार हुआ था अमेरिका और रशिया के बीच में, उसका विजेता कौन बना। फाइनली विजेता तो कोई नहीं बना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में। सो आज से उसका आंसर है नासा। नासा एक ऐसा स्पेस एजेंसी है जो कोल्ड वार का रिजल्ट था। कोल्ड वार के कारण एक स्पेस रेस स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। इस स्पेस रेस में सबसे आगे दो कंट्री थे, अमेरिका और रसिया। दोनों का मानना था कि जो सबसे पहले अपने सैटेलाइट को यूनिवर्स में भेजेगा, यानी स्पेस में भेजेगा, वो विजेता होगा कोल्ड वार। फिर फाइनली टाइम आया 1957 का, जब रसिया ने अपने सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च किया और वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बन गया। इसके बाद सभी को लगा कि इस स्पेस रेस में रसिया विजेता बन गया, यानी रसिया सबसे आगे निकल गया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका का एक नया प्रोजेक्ट था, एक ऐसा कंपनी को एस्टेब्लिश करना जो हमें स्पेस रेस में सबसे आगे ले जाए, और इसीलिए नासा का संगठन किया गया, वो भी 11 मंथ के अंदर। इसके बाद से जर्नी स्टार्ट होती है नासा की, और नासा की कुछ अचीवमेंट की, जिसके कारण नासा आज इस पोजीशन में पहुंचा है जहां पे उसके जितने भी कंपटीटर हैं उनसे बहुत ही दूर है। और नासा को compete करना अब किसी भी एजेंसी के लिए एक ड्रीम बन चुका है। सो आखिर नासा यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके पीछे नासा के कुछ अचीवमेंट है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट, एक्सप्लोरर 1 एक सेटेलाइट था जिसे नासा का पहला मिशन माना जाता है, या यूँ बोले कि ये अमेरिका का पहला सेटेलाइट था जिसे केप कैनवर्सल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था 31 जनवरी 1958 को, या यूँ बोले 1 फरवरी 1958 को, क्योंकि किसी आर्टिकल में 1 फरवरी बोला जाता है। रशियन सेटेलाइट स्पुतनिक, जिसे वर्ल्ड का फर्स्ट सेटेलाइट बोला जाता है, जिसको लॉन्च अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया गया था, उसके जस्ट 3 महीना बाद यानी कि जनवरी 1958 को हमारे एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च किया गया था। इस सेटेलाइट को जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी यानी कि JPL ने डिज़ाइन किया था और उसे टेस्ट भी किया था। एक्सप्लोरर 1 का मेजर वर्किंग एरिया था कॉस्मिक रे का स्टडी करना अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करते हुए। इस सेटेलाइट का 40 kg वेट था और लगभग 80 इंच लॉन्गर था। ये फर्स्ट ऐसा सेटेलाइट था जिसने एलन रेडिएशन बेल्ट को डिटेक्ट किया था या डिस्कवर किया था। लेकिन मेजर ड्रॉबैक थी कि एक्सप्लोरर 1 में जो बैटरी यूज किया गया था वो 4 महीना तक ही सस्टेन कर पाया, यानी 4 महीना बाद ये एक्सॉर्टेड हो गया, क्योंकि इसके उस वक्त हम सोलर पैनल का यूज नहीं करते थे। सो इसलिए जो इसमें बैटरी था वो 4 महीने तक चला। इसके बाद एक्सप्लोरर 1 स्टॉप हो गया। इसके बावजूद भी 1917 तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व करता रहा। लेकिन जब 1917 में जब वो लगभग 358 किलोमीटर अबॉव था अर्थ के एल्टीट्यूड से, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहा था, उस वक्त वो बर्न आउट हो जाता है। सेकेंड, अपोलो 11 वॉक ऑन द मून। अपोलो 11 नासा का ऐसा प्रोजेक्ट साबित हुआ जो नासा के नेम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, और एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो नासा के जितने कंपटीटर थे, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, वो सभी पीछे छूट जाते हैं स्पेस रेस में। सो 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन, जो रशिया के एस्ट्रोनॉट थे, वो वर्ल्ड के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बनते हैं जो स्पेस में अपना पहला कदम रखते हैं। लेकिन 5 मई 1961 को एलन सीफर्ड अमेरिका के पहले एस्ट्रोनॉट बनते हैं जो स्पेस में पहला कदम रखते हैं और वर्ल्ड के दूसरे एस्ट्रोनॉट बनते हैं। इसके बाद नासा एक अपोलो सीरीज स्टार्ट करता है। इस अपोलो सीरीज का मेन एम था हमें नई अचीवमेंट करना है स्पेस रेस में। अगर बात करें अपोलो फर्स्ट की, तो अपोलो फर्स्ट 1967 को लॉन्च किया गया, लेकिन अपने लॉन्च पर ही अपोलो फर्स्ट ब्लास्ट कर गया, और इसमें ऑनबोर्ड जो 3 एस्ट्रोनॉट थे वो सभी इस इंसिडेंट में मारे जाते हैं। अगले 2 ईयर में नासा अपोलो के 9 मिशन को कंडक्ट करता है फॉर वेरियस रीजन। फाइनली टाइम आता है 1969, जब अपोलो 11 को लॉन्च किया जाता है, और इसका मेन एम था ह्यूमन को मून पर लैंड कराना। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बनता है उनके लाइफ का, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ल्ड के पहले एस्ट्रोनॉट बनते हैं जो मून के सरफेस पे अपना पहला कदम रखते हैं 22 जुलाई 1969 को। और मून के सरफेस पर एक स्टेटमेंट देते हैं,
वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जाइंट हीप फॉर अ ह्यूमन काइंड। वाह। लेकिन यहाँ पे हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि अपोलो 11 एक फेक प्रोजेक्ट था जिसे नासा ने कंडक्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुली और इंटेलिजेंटली कोरियोग्राफ्ड और स्क्रिप्टेड था। क्योंकि नासा ने जो टेप रिलीज किया था और आज की जो साइंस फाई फिल्म होती हैं वो काफ़ी सिमिलर महसूस होते हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन अपोलो 11 एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो ह्यूमन को एक रास्ता दिखाया कि हम किसी भी प्लैनेट पर जा सकते हैं, और शायद इसी का रिजल्ट था कि आज हम मार्स मिशन को, चंद्रमा मिशन को परफॉर्म कर पाए हैं। थर्ड, हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप को अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया। इसका मेजर एम था कि साइंटिस्ट को और लोकल पीपल को हाई रिजोल्यूशन वाले इमेज प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ बहुत ही क्लियर इमेज प्रोवाइड करना। आज के टेक्स्ट बुक में जो हम इमेज देखते हैं वो हो ना हो हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया हो। 1990 से पहले जो भी स्पेस टेलीस्कोप हुआ करते थे वो अर्थ पर लोकेटेड थे। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिस्टर्बेंस के कारण जो इमेज लिया जाता था उसमें क्लियरिटी नहीं था, और ना ही हाई रिजोल्यूशन वाले हुआ करते थे। इसलिए हम आउटर स्पेस वाले गैलेक्सी को ना तो डिटेक्ट कर पाते थे और ना ही आउटर स्पेस वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाते थे। HST यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप को का नाम एडविन हबल के ऑनर में रखा गया। हबल स्पेस टेलीस्कोप लगभग आज तक 1.5 बिलियन ऑब्जर्वेशन को कर चुका है, और आज तक लगभग वो 40,000 से ज़्यादा न्यूअर डिस्कवरी को कर चुका है। इसका मेजर एम था कि 1869 में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पैसे की कमी के कारण 1990 में इसे लॉन्च किया गया था, और ये ज्वाइंट मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा स्पेस एजेंसी का। हमारे अर्थ से 740 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे अर्थ के ऑर्बिट में इसे इंस्टॉल किया गया है, और आज तक ये वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ तक इसका जो वज़न है वो 11,000 kg है। इसका जो मेजर वर्किंग एरिया है वो यूवी लाइट, विजुअल लाइट और इंफ्रारेड को डिटेक्ट करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब हबल स्पेस टेलीस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो इसमें जो मिरर इंस्टॉल किए गए थे वो रॉन्गली इंस्टॉल कर दिए गए थे। इसलिए जो भी इमेज कैप्चर करता था उसमें बहुत ज़्यादा एरर आया करता था। फाइनली नासा ने इसके लॉन्च के 3 साल बाद 1993 में एक सर्विस मिशन को कंडक्ट किया जिसने इस मिरर को री इंस्टॉल किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 2 मेजर ब्रेक थ्रू दिलाए ह्यूमन को, जब उसने हमें यूनिवर्स का एज बताया, यानी कि आज की यूनिवर्स का जो एज है वो अर्थ के एज के 3 बिलियन टाइम ज़्यादा है। साथ ही साथ उसका दूसरा मेजर ब्रेक थ्रू दिलाया जब उसने ये बताया कि हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है जस्ट लाइक अ बैलून। फोर्थ, चंद्रा एक्सरे। चंद्रा एक्सरे अपने आप में एक न्यूअर कंसेप्ट था। वो ह्यूमन को एक ऐसा विज़न देने वाला था जो आज से पहले पॉसिबल नहीं था, यानी कि एक्सरे वाला विज़न। अब हम कॉस्मिक यूनिवर्स को एक्सरे के विज़न से समझने वाले थे। जुलाई 1990 को नासा द्वारा चंद्रा एक्सरे को लॉन्च किया जाता है हमारे अर्थ के आउटर ऑर्बिट में। चंद्रा एक्सरे का जो नाम है, यानी जो चंद्रा नाम है, वो इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से ड्राइव है, यानी कि उनके नाम पे रखा गया है। नासा के अकॉर्डिंग चंद्रा सैटेलाइट का जो लाइफ टाइम था वो 5 ईयर का रखा गया था, लेकिन अच्छे वर्किंग कंडीशन में होने के कारण इसके लाइफ टाइम को एक्सटेंड करके 10 साल कर दिया गया, लेकिन वो आज तक अच्छे कंडीशन में है, इसलिए ये अभी भी वर्किंग में है और इसे आज तक डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। इसका मेजर वर्किंग एरिया था सुपर नोवा, रेमिनेंट, क्वाजार, एक्सप्लोडिंग स्टार और ब्लैक होल को समझना, और इसने बहुत सारे डेटा इस सभी चीज़ों के बारे में हमें प्रोवाइड किया है। ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसने हमें डार्क मैटर से इंट्रोड्यूस कराया, उसके मिस्ट्री को समझाया, और साथ ही साथ ड्वार्फ प्लैनेट यानी प्लूटो के बारे में बहुत सारे डेटा हमसे शेयर किया एक्सरे द्वारा। लेकिन इसका मेजर ब्रेक थ्रू तब आया जब 2020 में चंद्रा ने एक वर्लपुल गैलेक्सी को डिस्कवर किया, यानी कि वर्लपुल गैलेक्सी में एक पहले प्लैनेट को डिस्कवर किया जो हमारे मिल्की वे में ना होकर किसी दूसरे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता था। और इस प्लैनेट का खासियत था कि वो हमारे अर्थ से सिमिलर था, यानी वहाँ पे लाइफ
एग्जिस्ट करना पॉसिबल हो सकता है। और 2020 में जब हम ब्लैक होल का इमेज देख रहे थे, यानी जो फुटेज हम देख रहे थे, उसके पीछे भी चंद्रा एक्सरे का एक बहुत बड़ा मेजर रोल था। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।